Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope that you will be happy and doing your studies very well for your board exams. Welcome to my channel Economics for Everyone. I am DR Meghwal, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya number 2, Eklinkad, Udaipur. It is truly said that a goal without a plan is a daydream. मतलब बिना किसी योजना के लक्ष्य का निर्धारण करना सिर्फ दिवा स्वप्न के समान है। अगर हम किसी कार्य के लिए गोल डिसाइड करते हैं और उसके अनुरूप अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो वो हमारा गोल कभी अचीव नहीं होता। टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत और लगन से काम करना चाहिए और उसके लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार करना चाहिए। सो टुडे आई एम हियर विद यू for teaching introductory macroeconomics for class 12th in CBSE board. My today's topic is product method of national income calculation, which is also called value added method. In this topic we will study about the calculation of national income through product method. Mainly there are three methods of national income calculation. First, product method, which is also called value added method, income method and expenditure method. Students, you should know that through all these methods, when we calculate national income, there will be the same value. अगर हम प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, इनकम मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो तीनों ही मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आती है। तो हमें समझना है कि ये तीनों ही बराबर कैसे होते हैं। देखिए, जैसे कि टोटल प्रोडक्शन जो होता है, टोटल प्रोडक्शन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का उतनी ही लोगों की इनकम होती है। जितनी इनकम होती है उतना ही पूरे देश में एक्सपेंडिचर होता है। तो तीनों ही मेथड से हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही वैल्यू हमें मिलेगी। एक किसान है, उस किसान के खेत में अगर प्रोडक्शन कम है तो उसकी इनकम भी कम ही जनरेट होगी, और अगर अगले साल अच्छी बारिश होती है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो इनकम हमेशा प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले मेथड और दूसरे मेथड से इनकम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन सेम आएगी। और अब हम कंपेयर करते हैं दूसरे और तीसरे से कि इनकम जो होती है उतना हमारा खर्च होता है। हम जनरली फैमिली में अगर मान लो 20,000 की इनकम है तो हमारा 20,000 रुपये खर्च होता है, और वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। 20,000 की तुलना में हम 25,000 भी खर्च कर सकते हैं या 15,000 भी खर्च कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल फैमिली के मामले में ऐसा होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में जितनी इनकम होती है उतना ही पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर होता है। तो जब हम आगे इन मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि तीनों ही मेथड से जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो सेम वैल्यू हमें प्राप्त होती है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट मेथड। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट मेथड? इन प्रोडक्ट मेथड, in this method we take monetary value of all final goods and services produced in the economy, and we will take only the final goods and services. Why? To avoid double counting. डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए सिर्फ हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को लेते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेने के पीछे हमारा कारण है कि अगर हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, और डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है और टेबल की वैल्यू 2,000 रुपये है, और उस टेबल के लिए जो वुड इस्तेमाल हुई वो 1,500 रुपये की हुई थी। उस टेबल के लिए जो फेविकॉल और सनमाइका इस्तेमाल हुई वो मान लो 200 रुपये की थी। तो अगर हम फेविकॉल, सनमाइका और वुड और सबको ऐड कर देंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में सबकी वैल्यू ले लेंगे,
और बाद में फिर हम टेबल की वैल्यू भी ले लेंगे। तो इस टाइप से टेबल की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, मतलब कि डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो जब हम टेबल की वैल्यू नेशनल फाइनल, टेबल एक फाइनल प्रोडक्ट है, और टेबल की वैल्यू जब हम नेशनल इनकम में लेते हैं तो हमें वुड की वैल्यू और जो सनमाई का इस्तेमाल किए है उसकी वैल्यू और जो फेविकॉल इस्तेमाल किया है उसकी वैल्यू को उसके अंदर नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम उसकी वैल्यू भी लेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। ये मेथड वैल्यू एडेड मेथड भी कहलाता है। सो व्हाट इज़ वैल्यू एडेड मेथड? इट रेफर्स टू द एडिशन टू द रॉ मटेरियल। वैल्यू एडेड मीन्स एडिशन टू द रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स। अगर मान लो हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, कोई इंटरमीडिएट गुड है, उसमें अगर हम कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो वो हमारा वैल्यू एडेड कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास 500 रुपये का कॉटन है और हम उस कॉटन को किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेच देते हैं और उस कॉटन से वो क्लोथ्स तैयार करती है और उस क्लोथ्स की वैल्यू हो जाती है 1000 रुपये। तो 500 रुपये का कॉटन 1000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसने 500 रुपये के कॉटन को 1000 रुपये के क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि उसने 500 रुपये की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर ली। तो इस टाइप से जो रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा वैल्यू एडिशन होता है। और ये वैल्यू एडिशन हर लेवल पे होता है। एक व्यक्ति उसमें कुछ वैल्यू ऐड करता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करता है, फिर तीसरा व्यक्ति उसके अंदर कुछ और वैल्यू ऐड करता है। इस टाइप से ये कई स्टेप बाय स्टेप कई लोगों के द्वारा उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड की जाती है, और जितनी वैल्यू ऐड की जाएगी वो वैल्यू एडिशन ही टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर होगा। So we can understand the product method through this example. In this example, there is producer and what he or she produce, it is also given here. There are farmer, mill owner, baker and shopkeeper. These are the producers, and their products are wheat, flour, biscuit एंड बिस्किट। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले फार्मर जो कि वीट का प्रोडक्शन करता है और उसके आउटपुट की वैल्यू है 100 रुपीज़ और उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 रुपीज़ है। तो वीट कम्प्लीटली फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और उसकी कोई इंटरमीडिएट कॉस्ट उसकी नहीं लगी है, तो उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमने 0 ले लिया। तो टोटल वैल्यू एडिशन जो आएगा 100 माइनस 0, तो टोटल फार्मर के द्वारा वैल्यू एडिशन किया गया 100 रुपीज़ का। फिर मिल ओनर जो होता है वो फार्मर से वीट परचेज करता है और अपना प्रोडक्ट बनाता है फ्लोर। फार्मर से वीट परचेज करके वो फ्लोर बनाता है और उस फ्लोर को वो 150 रुपये में बेचता है। So the value of output is 150 and the intermediate consumption, क्योंकि उसने 100 रुपये का वीट फार्मर से ख़रीदा था तो 100 रुपये उसको फार्मर को देने पड़ेंगे, मतलब कि उसने 150 रुपये का फ्लोर प्रोड्यूस कर दिया। उस 150 रुपये के फ्लोर में से वो 100 रुपये फार्मर को देगा, या फार्मर को उसने 100 रुपये पहले ही दे दिए हैं, तो अब उसके पास सिर्फ 50 रुपये बचेंगे। तो 50 रुपये का उसने वैल्यू ऐड कर दिया। फिर बेकर जो है बिस्किट बनाएगा और इसके लिए वो फ्लोर परचेज करेगा मिल ओनर से। मिल ओनर विल सेल द फ्लोर टू बेकर और बेकर फिर उस फ्लोर को 180 रुपये का बना देगा। जब वो फ्लोर को बिस्किट में कन्वर्ट कर लेगा, फ्लोर से बिस्किट बना देंगे, तो वो बिस्किट 180 रुपये के हो जाएंगे।
तो 180 रुपये के बिस्किट के लिए उसने 150 रुपये का आटा ख़रीदा है, तो वो 150 रुपये उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। और उसमें 180 में से जब हम 150 माइनस करेंगे तो 30 रुपये उसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो बेकर का वैल्यू एडिशन हो जाएगा 30 रुपये। फिर शॉपकीपर, जो बेकर है वो अपना प्रोडक्ट है वो शॉपकीपर को बेचेगा ताकि आगे कस्टमर तक पहुंच जाए, कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो शॉपकीपर बेकर से 180 रुपये के बिस्किट खरीदता है। शॉपकीपर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, वो कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वो बिस्किट दोनों ही जगह उसका प्रोडक्ट है, बिस्किट है, क्योंकि वो बिस्किट की यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है। और वो कंज्यूमर को बेकर से उसने 180 रुपये के बिस्किट लिए और कस्टमर को उसने 200 रुपये का उसको बेच दिया, 20 रुपये का प्रॉफिट कमा करके। तो 20 रुपये शॉपकीपर का वैल्यू एडिशन हो गया। तो कस्टमर के पास में 200 रुपये का बिस्किट का पैकेट है और उस बिस्किट के 200 रुपये के बिस्किट के पैकेट में किन किन का कंट्रीब्यूशन है? 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन जो है वो फार्मर का है, 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिल ओनर का है, 30 रुपये का कंट्रीब्यूशन बेकर का है और 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन शॉपकीपर का है। तो ये सब वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडेड बाय फार्मर इज़ 100 रुपीज़, वैल्यू एडेड बाय मिल ओनर इज़ 50 रुपीज़, वैल्यू एडेड बाय बेकर इज़ 30 रुपीज़ and value added by shopkeeper is 20 rupees. So total value added, gross value added at market price is equal to 200, and the gross value added at market price which is 200 rupees, which is also equal to the final value of that final product. जो बिस्किट 20 रुपये का 200 रुपये का मार्केट में मिल रहा है वो उसके अंदर टोटल वैल्यू एडिशन होगा। तो हमने देखा टोटल प्रोडक्ट कोई फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जो होती है और उसके अंदर जो वैल्यू ऐड की गई है वो दोनों बराबर होती है। इसलिए हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल आउटपुट की वैल्यू, टोटल फाइनल गुड्स, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा कि फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू एडेड के बराबर है। 4 लोगों के द्वारा जो वैल्यू एड किया गया है उस टोटल वैल्यू एडेड के बराबर फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का हो, चाहे वैल्यू एडेड मेथड से प्रोडक्शन की कैलकुलेशन और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की बात करेंगे हम, तो दोनों ही एक ही बात है। इसलिए ये जो मेथड है प्रोडक्ट मेथड, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड और वी कैन से वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट स्टेप इज दैट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। सबसे पहले जो इकोनॉमी में प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है उसको हम 3 भागों में क्लासीफाई करेंगे, जिसके बारे में आपने अपने प्रीवियस क्लासेस के बारे में भी पढ़ा है। तो फर्स्ट इसके अंदर आएगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जनरली हम इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, फिशिंग को, माइनिंग को। फिर सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल ले करके उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। और तीसरा सेक्टर जो होता है टर्सरी सेक्टर होता है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर होता है। सर्विसेज जैसे एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, तो सभी प्रकार की सर्विसेज जो होती है वो टर्सरी सेक्टर में आती है। तो हम सबसे पहले अगर हमें वैल्यू एडेड मेथड से या फिर प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है तो हम पूरी इकोनॉमी में कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सेक्टर में डिवाइड करेंगे कि ये प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का है या फिर सेकेंडरी सेक्टर का है या फिर टर्सरी सेक्टर का है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ GVAMP और GDPMP। GVAMP दैट मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस एंड GDPMP दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकेंड स्टेप में हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस
की कैलकुलेशन करेंगे। सम टोटल ऑफ जीवीए एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो सम टोटल होता है वो जीडीपी एमपी के बराबर होता है। तो इस टाइप से हमारी जीडीपी एमपी की कैलकुलेशन होगी जब हम सेकेंड स्टेप के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। अभी वैल्यू एडिशन के बारे में मैंने बताया आपको कि हर कोई व्यक्ति किसी एक प्रोडक्ट में, जो कि उसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह सकते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट कह सकते हैं उसका, तो उस रॉ मटेरियल के अंदर कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करके अपनी अर्निंग करता है। तो इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो जितनी वैल्यू ऐड करते हैं वो उसकी अर्निंग हो जाएगी। और उसको जब हम ऐड करेंगे सभी लोगों की, जैसे एक फर्म का जीवीएमपी 100 है, दूसरी फर्म का जीवीएमपी भी 100 है, तीसरी फर्म का जीवीएमपी 200 है, तो तीनों फर्म का टोटल जीवीएमपी जो होगा 100 + 100 + 200। तो इकोनॉमी में जितने भी लोग होंगे, इकोनॉमी में अगर मान लो 4 फर्म है और चारों फर्म का जीवीएमपी हम टोटल करेंगे तो वो जीडीपी एमपी के बराबर होगा। तो इकोनॉमी की सभी फर्मों का जीवीएमपी ले लेंगे तो वो जीडीपी एमपी के बराबर होगा। सो सम टोटल ऑफ जीवीएमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब जीवीएमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीवीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया कि एक फर्म ने 1000 रुपये का क्लॉथ प्रोड्यूस किया है, तो वो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वो उसका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और उस फर्म ने 500 रुपये का कॉटन यूज किया है तो वो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। तो 1000 में से 500 माइनस हो गए तो उसका जीवीएमपी हो जाएगा 500 रुपये। तो इस टाइप से जीडीपी एमपी की हम कैलकुलेशन करेंगे पूरी इकोनॉमी के अंदर। और जीडीपी एमपी की कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसका फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट एस्टिमेट करो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे एस्टिमेट करेंगे? वो होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जब हमें जीवीएमपी फाइंड आउट करना है तो हमें दो चीज़ की ज़रूरत है, जैसा कि फॉर्मूले में दिया गया है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब किसी फर्म ने कितना सेल किया और उसके स्टॉक में कितना चेंजेज आया। मान लीजिए कोई फर्म 500 यूनिट सेल करती है, और जब हम उसको मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे, यूनिट्स के बजाय हम मॉनेटरी वैल्यू लेंगे। मान लीजिए कोई फर्म 500 रुपये का सेल करती है, तो हमें बताना है कि उसने आउटपुट कितना दिया। क्या 500 रुपये का ही आउटपुट किया या फिर उससे कम ज़्यादा किया? तो जितना सेल होता है उतना आउटपुट होना ज़रूरी नहीं है कि 500 रुपये का सेल किया इसका मतलब 500 रुपये का आउटपुट भी हुआ होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर मान लो फर्म का कुछ प्रोडक्शन अनसोल्ड रहता है तो वो अपना प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्ट को स्टॉक के अंदर रख देती है। और किसी साल अगर मान लो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो जितना प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा सेल होता है, तो वो एक्स्ट्रा सेल करने के लिए अपने स्टॉक में से अपना प्रोडक्ट निकालती है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सेल के साथ में स्टॉक में चेंज कितना होता है। हमने बताया 500 रुपये का फर्म सेल करती है और 100 रुपये का वो प्रोडक्ट है वो स्टॉक के अंदर रख देती है, तो उसका टोटल प्रोडक्शन तो 600 का हो गया, जिसके अंदर उसका 500 का सेल है और 100 रुपये का उसके अंदर चेंज इन स्टॉक है। 100 रुपये का स्टॉक के अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब जैसे ही वो 100 रुपये का प्रोडक्शन स्टॉक के अंदर रखेगी तो स्टॉक 100 रुपये का स्टॉक उसके अंदर टोटल स्टॉक है वो 100 रुपये का बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करने से हमें टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड मिलती है। अब अगर सेल दिया है तो सेल की भी अलग अलग दो वैल्यू है, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। अगर कोई फर्म सेल करती है, मान लो हमारे एग्जांपल के अनुसार 500 रुपये का फर्म सेल कर रही है, तो हो सकता है उसने 400 रुपये का सेल डोमेस्टिक मार्केट में किया, मतलब अपने इंडियन मार्केट के अंदर सेल किया, और 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर दिया। तो टोटल सेल के अंदर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों प्लस रहेंगे।
अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि सेल की वैल्यू दे रखी है। हमारे एग्जाम्पल में यहाँ सेल की वैल्यू 500 है, तो डायरेक्ट आपको सेल की वैल्यू 500 लिखनी है। और सेल के साथ एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो एक्सपोर्ट को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल जब हमने लिख दिया तो उसके अंदर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों ही जुड़ा हुआ है। और अगर दोनों अलग अलग दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल अलग दिया हुआ है, एक्सपोर्ट अलग दिया है, तो आपको टोटल सेल लिखना है डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। तो हमने आपको एग्जाम्पल में बताया 500 रुपये का फर्म सेल करती है, उसमें 400 रुपये का डोमेस्टिक सेल है और 100 रुपये का एक्सपोर्ट है। तो ये सेल का इस टाइप से हम सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब चेंज इन स्टॉक की वैल्यू भी अगर डायरेक्ट नहीं दी है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से हमें चेंज इन स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक फर्म के स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक, अभी प्रेजेंट टाइम में क्लोजिंग स्टॉक उसका जनरली जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल को उसका ओपनिंग स्टॉक मान लो कि 50 रुपये का था और फिर 31 मार्च को उसका क्लोजिंग स्टॉक हो गया 60 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ से 60 रुपीज़ उसका स्टॉक बढ़ गया, तो इस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक 60 माइनस ओपनिंग स्टॉक 50। तो इस टाइप से हम चेंज इन स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब चेंज इन स्टॉक का मतलब यह है कि उस ईयर में फर्म ने स्टॉक के अंदर कितना सामान डाला। तो हमारे एग्जाम्पल से भी क्लियर हो रहा है कि ओपनिंग में फर्म के स्टॉक में 50 रुपये का सामान था और क्लोजिंग में उसके पास में सामान हो गया 60 रुपीज़ का। तो 10 रुपये का सामान उसने अपने स्टॉक में डाला है। अब सेकेंड पॉइंट में हम उसका दूसरा सब पॉइंट लेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें फाइंड आउट करना है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए या तो डायरेक्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका 300 रुपये का है, 500 रुपये का है। और अगर नई वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन की नहीं दी है, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन के 2 पार्ट है। डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल हमने अपने ही इंडियन मार्केट के अंदर से ही परचेज किया है। मान लो किसी फर्म ने, उस फर्म का टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300 रुपये हैं और 300 रुपये में से उसने 200 रुपये का रॉ मटेरियल अपने डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया, इंडिया से परचेज किया, और 100 रुपये का मटेरियल उसने इंपोर्ट किया। तो 200 रुपये का डोमेस्टिक मार्केट से परचेजिंग और 100 रुपये की फॉरेन मार्केट से परचेजिंग मतलब इंपोर्ट। तो कुल मिलाकर उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 300 रुपये। और इस टाइप से जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है और उसको फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना, उसको निकालने का तरीका बताया। अब हम जो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा निकला है उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, तो हम बता पाएंगे कि उस फर्म ने कितना वैल्यू ऐड की है। तो अगर मान लो फर्म 1000 का प्रोडक्शन करती है और उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन 500 रुपये का करती है, तो उस फर्म का जो वैल्यू एडेड हो जाएगा वो 500 रुपये हो जाएगा। इस टाइप से हमने ये एक फर्म का वैल्यू एडिशन किया है, इसी टाइप से दूसरी फर्म का भी वैल्यू एडिशन होगा, तीसरी फर्म का वैल्यू एडिशन होगा। तो इकोनॉमी में जितने भी फर्म होगी उनका सबका वैल्यू एडिशन हमें पता चल जाएगा और उन सभी के वैल्यू एडिशन का हम सम टोटल करेंगे तो हमें जीडीपी एमपी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जीडीपी एमपी की वैल्यू तो प्राप्त कर ली। अब जीडीपी एमपी की वैल्यू से हमें एनडीपीएफसी निकालना है, मतलब कि डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन करनी है। डोमेस्टिक इनकम आपको प्रीवियस लेसन में बताया जा चुका है। डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपीएफसी बोलते हैं। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम एनआईटी भी माइनस करेंगे जिससे मार्केट प्राइस की वैल्यू है वो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन हमने कर दी तो फिर हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। तो एनडीपीएफसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी एमपी 500 रुपीज़ है और उसमें से
मान लो 100 रुपये का डेप्रीशिएशन हो जाता है तो -500 माइनस 100 हो जाएगा। फिर उसमें NIT की वैल्यू 50 रुपीज़ है तो 500 माइनस 100 माइनस 50। तो इस टाइप से हमारी NDPFC की जो वैल्यू आएगी वो होगी 350। हम एग्जाम्पल में रुपीज़ में भी ले सकते हैं, वो एग्जाम्पल है, लेकिन रियल लाइफ में जो वैल्यू होती है वो करोड़्स में होती है। तो हम सिंपली समझने के लिए हम ले रहे हैं वैल्यू रुपीज़ में ले रहे हैं। तो हम NDPFC की वैल्यू हमने बताया 350 रुपये NDPFC हमें गेन हो गया। अब NDPFC से हम NNPFC फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट मीन्स NNPFC। NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA। NDPFC हमने देखा हमारे एग्जाम्पल में 350 रुपये हैं और 350 में ये डोमेस्टिक इनकम हो गई। अब नेट फैक्टर इनकम सपोज 50 रुपीज़ है तो नेट फैक्टर इनकम इसके अंदर जोड़ेंगे तो 400 रुपीज़ जो है वो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। इस टाइप से ये पूरा प्रोसेस है कि हम प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में हम वैल्यू एडेड ले रहे हैं, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि वैल्यू एडेड जो होता है हर व्यक्ति के द्वारा जो वैल्यू ऐड की जाती है किसी प्रोडक्ट में, वही सभी व्यक्तियों के वैल्यू एडिशन को अगर हम जोड़ दें तो वो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल बिस्किट के एग्जाम्पल में लिया, फार्मर उसके अंदर वैल्यू ऐड करता है, फिर बेकर उसके अंदर वैल्यू ऐड करता है, नेक्स्ट नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट GVA-FC। आपको GVA-FC कैलकुलेट करना है जिसके अंदर वैल्यूज गिवन है आपके। फर्स्ट डोमेस्टिक सेल 3000 रुपीज़ है, करोड़ में हम वैल्यू ले सकते हैं, दीज वैल्यूज आर इन करोड्स। और तो डोमेस्टिक सेल आपका 3000 हो गया। चेंज इन स्टॉक -100 ब्रैकेट में किया गया तो वो वैल्यू माइनस में है, और अगर ब्रैकेट में नहीं है तो वैल्यू माइनस में नहीं है, वो माइनस जैसा जो दिख रहा है वो डैश है। तो डोमेस्टिक सेल 3000, चेंज इन स्टॉक -100, डेप्रिसिएशन 300, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2000, एक्सपोर्ट 500, इनडायरेक्ट टैक्स विच इज GST 250 रुपीज़, NFIA -50। तो इस टाइप से ये कुछ वैल्यू दी हुई है, इससे आपको GVA-FC फाइंड आउट करना है। GVA-FC मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट। So now we will do some numericals regarding the product method of national income, and my first question is that calculate NVA-FC, that means net value added at factor cost. For that values are given: domestic sale that is 3000, change in stock that is -100, depreciation that is -300, intermediate consumption that is 2000, and exports that is 500, indirect tax that is 250, and NFIA that is -50। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, और वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करने के बाद में हम अगला स्टेप जो है, तो जैसा कि हम इस मेथड में पढ़ चुके हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में से हम अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड की वैल्यू प्राप्त होती है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है। जैसा कि स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ थ्रू product method, we have seen that for calculating the gross value added at market price, first we will deduct the value of intermediate consumption from the value of output। जो आउटपुट की वैल्यू है उसमें से हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हुआ, मतलब हमने इंटरमीडिएट गुड्स कितनी ली या फिर रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल किया, उसको हम माइनस कर देंगे।
तो हमें ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइजेज प्राप्त होगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस प्राप्त होगी। फिर जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है उसको हम NVAFC में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स GVAMP को हम NVAFC में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके अंदर उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, फिर उस टाइप से हमारा GVAMP प्राप्त हो जाएगा, फिर GVAMP से हम NVAFC कन्वर्ट, GVAMP से हम NVAFC की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल जो है वो हमारा टोटल सेल, इसके अंदर हम देख रहे हैं डोमेस्टिक सेल 3000 और एक्सपोर्ट 500, 3000 प्लस 500 मतलब 3500 रुपये का हमारा टोटल सेल इसके अंदर होगा। 3500 में से 3000 का हमने डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया और 500 का हमने फॉरेन कंट्री में सेल किया, तो इस टाइप से टोटल सेल हमारा हो गया 3500। अब इसके अंदर चेंज इन स्टॉक प्लस करना है, तो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू माइनस में है 100, तो 3500 में से 100 जब हम माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें गेन होगी 3400। अब हम देखते हैं GVAMP का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GVAMP का फॉर्मूला जो दे रखा है, अब उसके अंदर से वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने फाइंड आउट कर दी। अब इसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है 3400 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 2000, तो 3400 माइनस 2000 इज इक्वल टू 1400, तो GVAMP की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 1400। अब हम GVAMP से NVAFC कैलकुलेट करेंगे, तो NVAFC का फॉर्मूला होगा NVAFC इज इक्वल टू GVAMP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT। तो हम देख रहे हैं NVAFC में नेट वैल्यू है, GVAMP में ग्रॉस वैल्यू है, तो नेट वैल्यू ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालनी है तो हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। अब वैल्यू ग्रॉस GVAMP में वैल्यू मार्केट प्राइस पे हैं और NVAFC में वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे हैं, तो मार्केट प्राइस पे अगर वैल्यू है तो हम उसमें से NIT माइनस कर देंगे कि कोई भी फर्म का प्रोडक्शन मार्केट प्राइस में है, उसमें से वो फर्म गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करती है और कितना सब्सिडी गेन करती है, तो जो NIT है NIT उसमें से माइनस कर देंगे, तो फिर जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा, तो NIT की वैल्यू हम इसमें से माइनस करेंगे, तो NVAFC की वैल्यू आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड 1400 है, डेप्रिसिएशन है इसके अंदर 300 है, उसको माइनस करेंगे, और NIT की वैल्यू नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी वैल्यू है 250। अब NIT जो होता है जनरली इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो सब्सिडी यहाँ कुछ नहीं दे रखी है, तो हम सब्सिडी क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, तो 250 में से 0 माइनस कर दिया, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 250 माइनस 0 इज इक्वल टू 250, सो NIT विल बी 250। अब 250 इसमें से माइनस करेंगे तो 1400 में से टोटल हमें 550 माइनस करना है, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 850। तो इस टाइप से हमारा NVAFC जो आएगा 850। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट सेल्स इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है। अब पहले क्वेश्चन में जो हमने स्टेप फॉलो किए सेम स्टेप इसमें भी रहेंगे, लेकिन हमें किस टाइप से उसका सॉल्यूशन करना है, पहले हमें एक माइंड में फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से निकलेगी। तो इस टाइप से अगर हम एक माइंड में फ्रेमवर्क बना देंगे तो फिर हम किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एग्रीगेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। NVFC 300 है, चेंज इन स्टॉक -50 है, डेप्रीशिएशन इसके अंदर 30 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 है और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST इसके अंदर 20 है। तो आपको सेल फाइंड आउट करना है कि उस फर्म का सेल कितना है। तो आपको पता है NVFC दिया है, तो पहले हमें GVAMP निकालना पड़ेगा कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कितना है। अब GVAMP की जो वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है GVAMP इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा गिवन है और GVAMP की वैल्यू हम NVFC से निकाल देंगे। तो हमारे पास में GVAMP की वैल्यू हो जाएगी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू है, तो उससे हमें टोटल आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आपको पता है फॉर्मूला होता है GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इस फॉर्मूले से आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू GVAMP प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इस टाइप से हमारा GVAMP और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा और वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमें पता चल जाएगा कि फर्म ने कितना सेल किया है। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से उसने स्टॉक में कितना रखा है या स्टॉक से कितना निकाला वो पता चल जाएगा, वो गिवन है क्वेश्चन में। तो इस टाइप से हमारा माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि हम सेल की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप पहले माइंड में फ्रेमवर्क बनाना है, फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया वैसे उसी टाइप से उसी स्टेप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। NVAFC इज इक्वल टू GVAMP माइनस डेप्रीशिएशन माइनस NIT। ये फार्मूला अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने करवाया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। नंबरिंग 1 लिख दिया है, कोई बात नहीं, उसको समझना है। 2 नंबर क्वेश्चन है ये। तो फॉर्मूला आपने पहले ही देख लिया। अब इस फॉर्मूले से हम नया फॉर्मूला बनाएंगे GVAMP इज इक्वल टू NVAFC प्लस डेप्रीशिएशन प्लस NIT। अब हमें GVAMP निकालना है, तो डेप्रीशिएशन को NVAFC की तरफ ले जाएंगे तो माइनस की वैल्यू है वो प्लस में हो जाएगी और NIT को भी NVAFC की तरफ ले जाएंगे तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, दूसरा फार्मूला आपको अपना आप ही मैथमेटिकल के जो मैथमेटिकल मेथड्स है उसके अकॉर्डिंग आपको नया फार्मूला क्रिएट करना है। अब GVAMP निकालने के लिए NVAFC प्लस डेप्रीशिएशन प्लस NIT करना है। NVAFC हमारा 300 है, डेप्रीशिएशन आपका 30 है और NIT आपका 20 है, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी नहीं दे रखी है तो सब्सिडी आपको 0 लेना है। तो NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो NIT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स 20 है माइनस उसके अंदर से सब्सिडी 0 माइनस कर दी, तो NIT की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20। तो NVAFC 300 प्लस 30 प्लस 20, तो GVAMP की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 350। अब हम GVAMP से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा आउटपुट कितना है, क्योंकि फाइनली हमें सेल फाइंड आउट करना है, तो हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट कितना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब इसी फॉर्मूले से अब हमारे पास GVAMP की वैल्यू पहले से अवेलेबल है और IC की वैल्यू भी अवेलेबल है, तो इससे हम तीसरी वैल्यू जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक तरफ रखेंगे और IC को GVAMP की तरफ भेजेंगे, तो माइनस की वैल्यू है वो प्लस में हो जाएगी। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू GVAMP प्लस IC। GVAMP अभी हमने कैलकुलेट किया वो 350 है और IC की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 200। तो 350 प्लस 200 ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा 550। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम सेल फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्म ने कितना सेल किया। तो हमारा अगला फार्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हम इस फार्मूले में हम देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। तो सेल आपको फाइंड आउट करना है,
तो सेल को एक तरफ रखेंगे और चेंज इन स्टॉक को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की तरफ ले जाएंगे। चेंज इन स्टॉक यहाँ पे प्लस में है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सेल्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने निकाल दिया 550, चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में दिया है -50, तो ये हो जाएगा 550 माइनस -50, मैथमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 550 प्लस 50, तो सेल्स की वैल्यू 600 हमें गेन हो जाएगी। तो इस टाइप से हम प्रोडक्ट मेथड से हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने किए, और कोई भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो प्रॉपर फार्मूला उसमें लगा करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ये एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, और इस साल भी आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करना है, जिसमें आपसे एनवीएफसी, जीवीए, एमपी, सेल्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये सब पूछा जाएगा, और यही फार्मूले इस्तेमाल करना है जो अभी मैंने आपको जो फार्मूले बताए हैं वही फार्मूले इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन जो बुक के अंदर है, या फिर मैं भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, तो उन क्वेश्चन को आप करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा वो किसी का भी गलत नहीं होगा। और आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं कि कौन सा स्टेप कैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो आप जब वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ जाओगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। अगर मान लो आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू वेरी मच।